हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड हम नया पीवाईक्यू पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज हमारा पीवाईक्यू जो सेट रहेगा ये 12 रहेगा। इसमें हम 22 जनवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट में आपकी एग्जाम हुई है पूरा पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको जो आपकी एग्जाम पैटर्न है वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी हद तक, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसी के रिलेटेड हम आपको एक्स्ट्रा डिटेल भी बताते चलेंगे ताकि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये कवर आपकी हो पाए। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे पहले हम 11 वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, 11 पार्ट्स दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, आप क्लिक करके जरूर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 50 में से आपका कितना स्कोर रहता है आप वीडियो के लास्ट में कमेंट में जरूर से बताइएगा ताकि आपको यहाँ पर आपकी तैयारी का आइडिया लग पाए। रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक युक्त होता है? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा टेफ्लॉन। देखिए, रसोई में बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए जो टॉफ्लॉन जो होता है एक विशेष प्लास्टिक युक्त होता है, तो ये इसमें यूज होता है क्लोटिंग के लिए। याद रखिएगा टेफ्लॉन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। टेफ्लॉन क्या है? तो ये एक संश्लेषित फ्यूरो बहुलक बेसिकली ये है। क्या है? बहुलक ये है। क्वेश्चन बन सकता है कि टेफ्लॉन क्या है, तो ये एक बहुलक है और इस पर उष्मा अम्ल और जो क्षार होता है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उष्मा अम्ल और क्षार इन तीनों का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ये विद्युत धारा का कुचालक होता है, इतना आप याद रखिएगा। ये विद्युत धारा का कुचालक होता है और इसका जो उपयोग है निकाय की सतह को ढकने और गेर जो चिपकाने वाले जो गुणों हैं इनसे संचारित करने के लिए किया जाता है। कई बार बर्तनों की कढ़ाई की सतह को ढकने के लिए भी इसका यूज बेसिकली होता है। तो इस तरह की चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? सौर कैलेंडर में बेसिकली जो राशि चक्रों का उल्लेख है ये 12 है। 12 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। राशि चक्र जो है ये आकाश का एक बेल्ट के आकार का क्षेत्र है। ये बेसिकली क्रांति वृत्त के लगभग 8 उत्तर और दक्षिण तक फैला हुआ है और ये जो है वर्ष के दौरान आकाशीय क्षेत्र का सूर्य जो होता है इसका क्षेत्र स्पष्ट क्षेत्र ये होता है सूर्य का। तो चंद्रमा और प्रमुख जो ग्रह हैं इनके कक्षीय पद राशि चक्र की बेल्ट के भीतर और सौर कैलेंडर में 12 राशि चक्र हैं। मेष, वृषभ, मिथुन आपको बताइए, कर्क, इसके अलावा सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये 12 तरह की राशियां हैं। यही आप याद रखिएगा, सौर कैलेंडर में 12 राशि चक्र है। तो यही क्वेश्चन आपसे बना है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो 12 है। अब 12 हमने आपको बता दिया कौन कौन से ये हैं, याद रखिएगा। इसमें आपको अगर क्रम से याद रखना है तो क्रम से भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज विदाउट क्रम से भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह हो गई, कर्क, इसके अलावा तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कन्या, कुंभ, मीन। इस तरह से ये 12 राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार या अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो आते हैं ये आते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय में। कलकत्ता उच्च न्यायालय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। अंडमान निकोबार भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, याद रखिएगा यूटीए है। अब यहाँ पर ये जो बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिण में हिंद महासागर है यहाँ पर स्थित है और लगभग 572 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है ये। इसकी जो राजधानी है ये है पोर्ट ब्लेयर, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। नीति आयोग जो अस्तित्व में आया था ये 1 जनवरी 2015 को आया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले योजना आयोग था, ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग का पूरा नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगर बात करें इंग्लिश में तो नीति इस तरह से लिखा जाता है, नीति तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। इसकी जो स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार जो कार्यकारी आदेश है इस पर योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा ये किया जाएगा मणिपुर में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक्चुअली में किया जा चुका है, 2018 में किया जा चुका है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इसका शिलान्यास किया गया। राष्ट्रीय खेल भारत में मणिपुर राज्य का केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो याद रखिएगा IMF
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके द्वारा विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि जो है इस शुरू आईएमएफ के द्वारा की गई। आईएमएफ की बात करें गाइस तो आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये है, संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता तथा विनिमय दरों की विधि एवं नियंत्रण इसका प्रमुख काम है। इसकी जो अभिकल्पना है बेसिकली अगर बात करें तो जुलाई में की गई थी, जुलाई 1944 में, 1944 में ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन था इसमें इसकी अभिकल्पना हुई थी। याद रखिएगा आईएमएफ की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो वेद व्यास द्वारा जो लिखा गया महाकाव्य है इसका नाम है महाभारत। महाभारत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। महाभारत की जो रचना है महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई थी और महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ ये है जो कि हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ भी है। क्लियर है? इसके अलावा रामायण और अगर शिल्पाधिकारम की बात करें तो देखिएगा इस शिल्पाधिकारम ये जो तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है? तो इलांगो आदिगल इसके लेखक है शिल्पाधिकारम के। अगर बात करें रामायण की तो रामायण हिंदू ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म का, और इसकी जो रचना की ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है। ये जो पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में दिया जाना, भारत में दिया जाने वाला खेल रत्न पुरस्कार खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रति वर्ष ये खेल और युवा कल्याण मंत्रालय इसके द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये जो नाम बदला गया 2021 में भारत सरकार ने राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? ये किया जवाहरलाल नेहरू ने, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कार्यक्रम में 1953 में राज्य पुनर्गठन जो आयोग है इसकी स्थापना की, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, क्लियर है, तथा जो हृदयनाथ कुंजरू थे, इसके अलावा के.एम. पनिक्कर थे, इसके सदस्य थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये नए राज्यों की स्थापना, सीमांकन करना था, और इसने 1955 में अपनी जो रिपोर्ट थी ये प्रस्तुत की थी। तो इस तरह से चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, याद रखिएगा, इसका जो विषय था ये व्याकरण था। व्याकरण करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो लिखा था ये महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय है, इसीलिए इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ा है। प्रत्येक अध्याय में 4 पद इसमें देखने को मिलते हैं, और अष्टाध्यायी 6 वेदांगों में मुख्य माना जाता है। अष्टाध्यायी में 3155 सूत्र हैं, और आरंभ में वर्ण सामान्य के 14 प्रत्याधर सूत्र भी इसमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1976 में 1976 में पारित किया गया था। इसमें संविधान का कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़ा गया। राष्ट्रपति की कैबिनेट जो थी इसकी सलाह मानना बाध्यकारी इसके तहत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको बेसिकली बोला जाता है त्वरण, यानी एक्सेलरेशन इसको बोला जाता है। तो त्वरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। इसका जो मात्रक है ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ms²। इस तरह से ये लिखा जाता है, और ये एक तरह की सदिश राशि इसको बोल सकते हैं। ब्रिटिश जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है, तो ये पर्णपाती वन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इसकी जो उत्पत्ति है ये होती है। अगला क्वेश्चन है, बोरबरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस ए, ये जो रोग है ये बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये वायरस द्वारा सबसे ज़्यादा फैलने वाला लीवर यानी कि जो यकृत है, यकृत संक्रमक युक्त बीमारी है ये, और ये दूषित भोजन या पानी जो होता है इससे संक्रमित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने से फैलता है, ना कि ये बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया द्वारा नहीं फैलता ये। क्लियर है? और आंत्र ज्वर, तपेदिक और हैजा, ये जो तीनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ये जो है ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं, तो इनके बारे में ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक है कूडनकुलम परमाणु संयंत्र, दूसरा है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो कूडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नरोरा, नरोरा यहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश तो हो गया, एक आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? आंध्र प्रदेश में है कोलवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो एक आपका यूपी में हो गया नरोरा, कोलवाड़ा यहाँ पर हो गया आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 2 हो गए, कलपक्कम और कोडनकुलम। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है। तो युग्मनज जो होता है ये मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा। देखिए मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है आपको पता होना चाहिए 23 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्र इसमें होते हैं। महिलाओं में XX लिंग गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ये चीज़ें आप सभी को बताइए जो कि ऑलरेडी हमने सारी चीज़ें कवर करवा दी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से रिलेटेड जो आर्टिकल है यहाँ पर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, आपको पता होना चाहिए। भारत के संघवाद के सहयोग पर आधारित ये है। इसमें एक अध्यक्ष के साथ साथ 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग सलाहकारी निकाय है। केंद्र और राज्य के बीच में धन बंटवारे के संबंध में जो सिफारिश करने का मुख्य कार्य करता है ये वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है? वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है, ये भी आपको क्लियर रखना है चीजें। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो ये वालरस का नियम होता है, वालरस का नियम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? इस तरह से ये क्वेश्चन है, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो ये जो की गई 1992 में, 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69वां संशोधन किया गया, संविधान संशोधन ये किया गया 1991 में, 1951 में, 91 में माफ कीजिएगा। इसके द्वारा 1992 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया। क्लियर है? और इस संशोधन से 2 नए अनुच्छेद 239A है ना, और 239AB इनको जोड़ा गया। अगर बात करें इन आर्टिकल की तो 239AA ये क्या प्रावधान रखता है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा, ऐसा ये कहता है आर्टिकल 339AA। क्लियर है? और इसके प्रशासक जो होंगे उनको राज्यपाल के रूप में जाना जाएगा, ऐसा ये कहता है। इसके द्वारा दिल्ली में एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की जाएगी जिसके प्रमुख जो होंगे ये मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह की यहाँ पर ये चीजें हुई है इसके संशोधन के बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये भारत रत्न हो जाएगा। आप सभी को बताइए, भारत रत्न जो पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये जो सम्मान है राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है और इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान में, इसके अलावा सार्वजनिक सेवा, खेल, इन सभी जो ये विधाएं हैं या सेवाएं हैं इनमें ये जो भारत रत्न दिया जाता है।
अगर बात करें इस सम्मान की स्थापना की, तो इस सम्मान की जो स्थापना हुई है 1954 में हुई है, 1954 में। तारीख भी याद रखिएगा 2 जनवरी को, 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद थे, आप सभी को बताइए, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? ये किया गया अनुच्छेद 338 के तहत, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां से ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता का से संबंधित है? तो एस तारापुर समिति ये है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय है। भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय है चेन्नई में है, चेन्नई आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा और भी कुछ मुख्यालय हम कवर करवा दें। दक्षिणी क्षेत्र का जो मुख्यालय है रेलवे का ये चेन्नई हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें पश्चिमी रेलवे का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई। दक्षिण का चेन्नई में, पश्चिम का मुंबई में है। इसके अलावा अगर बात करें पूर्वी का रेलवे का मुख्यालय, पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में, कोलकाता। इसके अलावा अगर बात करें हम दक्षिण मध्य रेलवे का, दक्षिण मध्य रेलवे का, तो इसका है सिकंदराबाद हैदराबाद, है ना, सिकंदराबाद हैदराबाद में है। इसके अलावा वहीं उत्तर रेलवे की बात करें, उत्तर रेलवे का, तो इसका दिल्ली में है, दिल्ली। और उत्तर मध्य की बात करें, उत्तर मध्य की, तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज। तो मुंबई, कोलकाता, सिकंदरा जो कि हैदराबाद में है, दिल्ली और इलाहाबाद प्रयागराज हमने आपको सारे बता दिए। दक्षिण क्षेत्र का हो जाएगा चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? निम्नतम 35 साल की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति जो होते हैं ये राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 157 जो होता है, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर चुका होगा। और अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। तो ये आर्टिकल दोनों याद रखिएगा, 157 और 155। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। देखिए दंती दुर्ग जिसे दनी वर्मन के नाम से जाना जाता है, 735 से 756 इसका टाइम पीरियड रहा है। क्लियर है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक ये माना जाता है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट एक शाही भारतीय राजवंश था जिसने करीबन 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो है भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी याद रखिएगा, कृष्ण तृतीय जो है ये राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था और संस्थापक था दंती दुर्ग। किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? तो ये जो है देखने को मिलती है गुजरात में, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये ताप्ती नदी पर स्थित परियोजना है, गुजरात में ये स्थित है। गुजरात में बिजली उत्पादन का प्रमुख जो परियोजना है ये यही है, उकाई परियोजना। निम्नलिखित में से किसे 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम माना जाता है? तो ये महावीर को माना जाता है, महावीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं और ऋषभ देव जिन्हें आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है या फिर आदिनाथ के नाम से जाना जाता है ऋषभ देव जी को, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ये थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो जन्म हुआ था वैशाली जो गणराज्य था इसके कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडलपुर ग्राम, जिसको यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका मौजूद होता है? लवक यानी प्लास्टिडियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सीन नदी है, यहाँ पर बहती है पेरिस में सीन नदी। पेरिस जो बसा हुआ है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि राइन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पेरिस की राजधानी भी हम आपको बता दें, पेरिस की जो राजधानी फ्रांस है और ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। राइन नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो राइन नदी के किनारे क्लियर है जर्मनी बसा हुआ है। क्लियर है? जर्मनी ये बसा हुआ है। अगर यहाँ का शहर की बात करें तो यहाँ पर जर्मनी में एक शहर है बोन, इसका नाम है बोन। तो पेरिस फ्रांस, तो पेरिस बसा हुआ है सीन नदी के किनारे,
बोन जो बसा हुआ है राइन नदी के किनारे, जो क्या आता है जर्मनी में। इसी तरह से यहाँ पर डेन्यूब नदी है, डेन्यूब नदी, इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है ये वियना बसा हुआ है। वियना नाम सुना होगा, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में आता है, तो ये बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। वोल्गा जो नदी है इसके किनारे जो देश यहाँ पर वोल्गा नदी किस देश में बहती है, तो ये बहती है रूस में, रूस में। और यहाँ पर रूस का एक शहर है स्टालिनग्राड करके है एक शहर, ये रूस की जो वोल्गा नदी है इसके किनारे स्थित है। तो ये सारे चारों हमने आपको बता दिया, आप ध्यान रखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये की गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई 1905 में। क्लियर है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की, पुणे में स्थापित संस्था थी ये, देश का पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था। क्लियर है, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या गणना सबसे अधिक है, तो ये दिल्ली में हो जाएगा, दिल्ली करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, जनसंख्या जो जनगणित वे जनसंख्या गणना, ये दिल्ली का अगर अपन बात करें तो ये है करीबन 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ में ये है 9528 9,258 ये है। क्लियर है, पुडुचेरी में बात करें तो ये 2547 है। इसी तरह से आपको याद रखना है, अगर बात करें राज्य की, राज्य में राज्य जनसंख्या जो घनत्व है इसका क्रम में 2011 के अनुसार बिहार जो है यहाँ पर है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है, पहले नंबर पर है ये राज्य में। अगर यूनियन टेरिटरी को भी इसमें मिला जाए यानी कि केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो दिल्ली रहेगा 11,320 के साथ में सबसे पहले नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स किससे संबंधित है, तो ये घुड़सवारी से रिलेटेड हो जाएगा। दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है, इसको आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है, तो बोलीविया की जो राजधानी है ये आपको बताना है। बोलीविया की राजधानी हो जाएगी सुक्रे। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बोलीविया की बेसिकली दो राजधानियां हैं, अलग अलग क्वेश्चंस बनता है इसका। संवैधानिक राजधानी पूछी जाए तो ये हो जाएगा सुक्रे। इसके अलावा अगर आपसे कार्यकारी राजधानी पूछी जाए तो ये हो जाएगी लॉ पॉज। यहाँ पर दो राजधानियां इसकी है बोलीविया की, तो दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो आपको एक और नाम दिख रहा है मोंटेवीडियो, ये मोंटेवीडियो जो है ये उरुग्वे की राजधानी है। क्लियर है, इसके अलावा ब्राजीलिया, ये ब्राजील की है। लीमा कहाँ की है, तो ये पेरू की है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है, तो ये कार्यशील पूंजी बाजार को कहा जाता है मुद्रा बाजार। अगला क्वेश्चन है, मानव की आवाज का उत्पादन देश के कंपन के कारण होता है, तो स्वर रज्जु जो होता है इसके कंपन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू है, तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 जो कि हटा दिया गया है। इसका एक सेक्शन हटाया है, एक नहीं हटाया है, इसमें दो सेक्शन आते हैं 370 में। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो सुंदरवन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। क्लियर है, सुंदरवन जो है भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। मैंग्रोव वन खारे पानी और अर्ध खारे पानी में पाया जाता है। यहाँ जो सागरी तट है इसको अपर्दन से सुरक्षा प्रदान ये करता है। भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य ने तैयार किया था, तो ये किया था महाराष्ट्र में तैयार, सबसे पहले महाराष्ट्र, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन था, उत्तराधिकारी, तो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य वंश का या मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इनका उत्तराधिकारी था बिंदुसार। क्लियर है, जिसने 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया। बिंदुसार को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि अमित्रघात, सिंहसेन, इसके अलावा मद्रसार, अजातशत्रु भी कहा जाता है इसको। और मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक रहा है ये वृषरथ रहा है, याद रखिएगा इनका नाम भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, तो स्टीव
प्लेज ये रिलेटेड नहीं है। स्टंप, पॉपिच क्रीज, बॉलिंग क्रीज, ये तीनों क्रिकेट से रिलेटेड है, ये एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? स्कीइंग आपका हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। असम में माजुली उत्सव, माजुली उत्सव जो है ये देश का एक उत्तर पूर्वी हिस्सा है, असम, इस राज्य में मनाया जाता है। त्यौहार मनाने का स्थान यहाँ पर लोइब जो नदी है इसके तट है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये जो बेसिकली मनाया जाता है 21 नवंबर को शुरू होता है, जो कि 24 नवंबर तक समाप्त होता है। माजुली जो है असमिया सभ्यता का केंद्र भी माना जाता है, इसीलिए इसको मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो घनत्व को किया जाता है इस तरह से व्यक्त। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया? तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कर संग्रह। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास में होता है? तो राज्यपाल के पास में ये होता है। रोन घाटी से आने वाले ठंडी शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? इनको मिस्टल बोला जाता है। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 जो क्वेश्चन है ये आपको कवर करवा दिए हैं। अब आपने कितना स्कोर किया इस वीडियो में जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है जरूर से बताइएगा। इसके अलावा और कोई वीडियोस भी अगर आप चाह रहे हैं तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर है? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाकर आते रहें। क्लियर है? और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमने आपको इससे पहले की जो पीडीएफ थी टेलीग्राम पर डाल दी है, तो इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाली है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।